चलिए तो प्रथम दिन जो हम प्रारंभ किए थे उसके अंतर्गत हमने चर्चा किया था, जो कि आउटलाइन ये 15 दिन में हमें क्या करना है उसको ध्यान में रखते हुए हमने चर्चा की थी, जिसमें कि 7 दिन हमने अलग-अलग तरह से डिवाइड किया था। जो प्रथम दिन क्या करना था, द्वितीय दिन क्या था, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठवें दिन, और आज प्रैक्टिस के लिए था। तो कल का जो रखा गया था वह था मूड एंड फिगर के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, हालांकि उसमें कुछ हद तक चर्चा पहले की थी। तो आज केवल प्रैक्टिस के लिए था, तो उसी को ध्यान रखते हुए हम आज प्रैक्टिस देखेंगे। उसके बाद फिर कल से जो चर्चा प्रारंभ होगी उसमें सोर्स ऑफ नॉलेज जो है और टाइप्स ऑफ नॉलेज, उसके बाद हेत्वाभास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। ये तो ये 3-4 टॉपिक जो है ये टोटल लॉजिकल रीजनिंग का ऑलमोस्ट 40% एरिया जो है वो कवर करता है, और अभी तक हम लोगों ने देखा वह 60% एरिया को देखा था हमने। तो हमने जिन जिन विषय वस्तुओं को देखा उसको लेकर के आगे हम इस तरह से पढ़े थे। उसके बाद हम तृतीय दिन जो हमने चर्चा की थी उसमें ये टाइप्स वगैरह प्रथम दिन ही हमने चर्चा कर ली थी। द्वितीय दिन हमने चर्चा पदों की व्याप्ति के संदर्भ में, और ए ई आई ओ ये चारों तर्कवाक्य जो हैं इनके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। बाद जो कहाँ किस तरह से व्याप्त होते हैं कि व्याप्ति को हमने देखा था। तीसरे दिन हम निगमनात्मक जो तर्कवाक्य हैं इनको हम विशेष रूप से देखने का हमने प्रयास किया था, और इसमें अनंतरानुमान जो है इस पर हमने चर्चा की थी, और उसके साथ साथ फिर जो मीडिएट इन्फ्रेंस है, मध्याश्रित अनुमान या सांतरानुमान, इस पर हमने चर्चा की थी। और इसी के क्रम में हमने चर्चा की थी जो कि अगर ए तर्कवाक्य है तो उसका वैध परिवर्तन किसमें संभव है, अगर ई है तो उसका परिवर्तन किसमें संभव है, और इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। फिर हमने देखा था जो कि ये मध्याश्रित जो है इसमें अर्थात सांतरानुमान और अंतरानुमान इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमने चर्चा की थी। आगमन निगमन में भेद को हमने, फिर ये जो तर्क की वैधता है इस पर हमने कुछ हद तक चर्चा की थी, और आज जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी हम इस चार्ट को देखेंगे। इसके बाद आगमन निगमन में मूलभूत जो हम अंतर देखते हैं ये हमने देखा। इसके बाद वाक्यों का सरलीकरण कैसे किया जाए वो आज आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो वहां भी देखेंगे, जो कि वाक्यों का सरलीकरण जो किया जाता है उसका क्या सरलीकरण किया जाता है और किस तरह से वह लाभप्रद आपके लिए होगा परीक्षा की दृष्टि से, वो भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो विश्लेषणात्मक है उनमें ये निष्कर्ष जो है इनको प्राप्त करने की जो अलग अलग विधियां हैं उनमें विश्लेषणात्मक और वेन डायग्राम जो है इन दोनों के माध्यम से आप कैसे इसका निष्कर्ष है वो भी आज हम प्रैक्टिस के दौरान देखेंगे। फिर उसके साथ साथ जो परिवर्तन सारणी जो है जिसके अंतर्गत हमने दो तरह के वाक्य के आधार पर निष्कर्ष की बात जो हमने की थी वो हमने देखा था, क्योंकि ये मध्याश्रित अनुमान जो है उन पर ये निर्धारण जो अनुमान है उस तरह के जो ये न्याय वाक्य है, सिलोजिज्म है, उनको हम देखने का प्रयास हमने किया था इस तरह से, क्योंकि अनंतरानुमान में तो केवल एक से दूसरे अर्थात आधार वाक्य से निष्कर्ष को हमने देखा था। यहाँ पर आधार वाक्य 2 होंगे और तीसरा जो होगा वो निष्कर्ष, इस तरह का हमने देखा था। उसके बाद हमने अभ्यास किया था और फिर अगले दिन हमने चर्चा की थी जो कि ये जो MSP ये 3 जो आप देख रहे हैं इसको लेकर के आज हम संक्षेप में चर्चा भी करेंगे। बोर्ड जो बनता है उसमें संख्या जो उनकी बनती है इनको लेकर के, और एक प्रैक्टिस आज हम लोग रख रहे हैं, और इसके बाद जब हम संपूर्ण अर्थात भारतीय जो न्याय प्रक्रिया है प्रमाण मीमांसा है उसको भी देखने के बाद हम जो बृहत स्तर पर जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, ताकि इसको
सहज रूप से समझा जा सके और प्रश्न हम हल कर सकें। तो इस तरह से हम इसको देख रहे थे। अब इसके बाद क्या था, ये अभी हम चर्चा करेंगे भी। हमने इसे पूर्ववर्ती कक्षा में हमने देखा था, जो कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है, परंपरागत विरोध वर्ग, इसको हमने देखा था। और परंपरागत विरोध वर्ग के अंतर्गत आपने देखा था जो कि मुख्य रूप से AEIO में क्या संबंध क्या होता है, उनका इंटर रिलेशन जो है, ये हमने देखा था। और इस इंटर रिलेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम भी देखेंगे, तो आप देखेंगे आसानी से आपको मिल जाएंगे। और हमने कहा था जो कि हिंदी वाला जो है उसको छोड़ करके इंग्लिश टर्म जो है उसको ध्यान में रखेंगे। वो क्यों कहा था वो भी आज हम देखेंगे, क्योंकि आप जब कंट्राडिक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हिंदी में मैंने 2 दिया है, उसके अतिरिक्त भी प्रश्न में दिखेंगे आपको। तो इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने इतना जो समग्र है, अर्थात लॉजिकल रीजनिंग का जो कह सकते हैं जो कि प्रथम भाग है, वो हमने देख लिया है। द्वितीय भाग में केवल भारतीय जो होता है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग से संदर्भित प्रश्नों को अभी हम देखेंगे। इनमें एक फिगर्स जो बनता है, फिगर्स रूट्स जो है, उसको हम अभी संक्षेप में देखेंगे, अभी विस्तार में हम नहीं देखेंगे। जो कि किस तरह से फिगर्स मूड है क्या और किस तरह से ये बनता है, ये अभी हम देखेंगे संक्षेप में। और कितने ये प्रकार का हो सकता है ये देखेंगे। और फिर जब हम प्रश्न हल करने लगेंगे तो उसके दौरान अभी हम देखेंगे। तो लगभग 5 मिनट, अगले 5 मिनट में हम मूड जो है की चर्चा कर लेंगे और उसके बाद हम प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा लगभग 50 to 60% है वो कवर किया है इसके माध्यम से। और इसके साथ साथ हम अभी आ जा रहे हैं फिगर। और इसमें है जो हमने चर्चा व्यापक स्तर पर नहीं की, वो होता है जो कि मिथ्या तर्क के बारे में, या फिर तर्क दोष उसको कहते हैं। जैसे आप इधर भारतीय प्रमाण मीमांसा में या भारतीय ज्ञान मीमांसा में आप देखते हैं जो कि हेत्वाभास को देखते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखते हैं तर्क दोष। और तर्क दोष की संख्या बहुत सारे हैं, मैं संपूर्ण तर्क दोषों की बात नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ। कुछ तर्क दोष आप विशेष रूप से देखेंगे, जैसे कि छल प्रश्न है इस तरह का। वैसे आप अगर देखें तो बहुत सारे पॉलिसी ऑफ एक्सेंट का जो है, या फिर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था जो तर्क जो है उनमें बहुत सारे आप देखेंगे। उसकी लिस्टिंग मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जहां पर से लिस्टिंग आप देख सकते हैं। और लगभग 30-40 से ऊपर आपको लिस्टिंग वहां पर मिल जाएगा। लेकिन उनमें जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से वह छल प्रश्न जो है, इनको हम विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि वो आपको प्रश्न भी दिखेंगे यहाँ पर। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जो आपको इसमें देखना होगा, वो इस तरह का होगा जो कि ये जो आप देखेंगे AEIO है, वह पारस्परिक जो उनका संबंध होगा उसमें ये लिखा होगा जो कि किस स्थिति में कौन सत्य होगा, किस स्थिति में कौन असत्य होगा। अगर 2 की तुलना करेंगे तो तुलनात्मक रूप से हम प्रश्न के साथ ही ये बताएंगे, क्योंकि वैसे अगर सैद्धांतिक रूप से बताते हैं तो वो उससे आप समझ नहीं पाते हैं। और फिर आप जब प्रश्न पर जाते हैं तो यथावत आपको समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो आज जितने व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं वो तो हम अभी साथ में प्रैक्टिस करेंगे ही। और जो आप लोग अनुपस्थित हैं, कह करके या बिना कहे जो भी अनुपस्थित हैं, उनके लिए विशेष रूप से मेरा ये रहेगा कि जो प्रश्न भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को आप अपने स्तर पर भी एक बार जरूर देखें। और जहां पर भी जो समस्या रहेगी वो आप 1 सप्ताह के अंदर हमारे पास मैसेज के माध्यम से आप जरूर
हमें सूचित कर दें, क्योंकि उसके बाद हम जब दूसरे टॉपिक पर आएंगे उसके बाद हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं किसको, ये फिगर्स और मूड्स जो है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न में जो भी आए तो उसको आप सहजतया कवर कर लें। देखिए, जब आप बात करते हैं निरपेक्ष न्याय वाक्य की, निरपेक्ष न्याय वाक्य की बात मैंने किया था, जहां पर भेद बता रहे थे हम, सापेक्ष न्याय वाक्य और निरपेक्ष न्याय वाक्य, दो तरह का हमने भेद बताया था। ये शायद प्रथम दिन या द्वितीय दिन। तो वहां पर आपको क्या होता है कि इनका ये जो निष्कर्ष जो आप ग्रहण करते हैं, तो उसे सबसे सार्वभौम जो सकारात्मक है उनको एक के माध्यम से या इस तरह से। अब जब आप निरपेक्ष न्याय वाक्य को हल करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको तीन टर्म में तीन टर्म के माध्यम से आप डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं जो मेजर अर्थात बृहत तर्क वाक्य होता है या मेजर प्रीमाइस होता है, इसको आप पी से इंडिकेट करते हैं। और पी से इंडिकेट करते रखिएगा, ये होता है जो कि प्रेडिकेट जो होगा उसका विधेय जो होगा, विधेय जिस वाक्य में होता है वह होता है बृहत तर्क वाक्य कहा जाता है या कहा जाता है। और लेकिन कंडीशन क्या होता है कि उसमें अनिवार्य रूप से प्रेडिकेट होना चाहिए, विधेय होना चाहिए उस वाक्य में। लघु तर्क वाक्य उसको कहते हैं जिसमें कि आप देखते हैं जो कि ये लघु तर्क वाक्य आप एस से इंडिकेट करते हैं। और एक पद ऐसा होता है जो दोनों ही तर्क वाक्यों में होगा, अर्थात दोनों ही आधार वाक्यों में होगा। तीसरा तो निष्कर्ष ही है, तो निष्कर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तीसरा ये मध्यम, बीच वाला जो होगा वो मध्यम पद होगा। जैसे आप कहते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य नश्वर है, जतिन एक मनुष्य है इसीलिए नश्वर है। तो इसीलिए जतिन नश्वर है, ये तो तीसरा निष्कर्ष वाक्य हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप। ऊपर के जो दो वाक्य हैं, सभी मनुष्य नश्वर है, या और नाम कोई भी दूसरा नाम ले लीजिए, राम एक मनुष्य है इसीलिए राम नश्वर है। तो इसमें आप समझने का प्रयास करिए जो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन यहाँ पर मेजर प्रेमाइस है और कौन माइनर में है। तो मेजर में वही होगा जिसमें कि आप देखेंगे प्रेडिकेट हो, और जो दोनों में होगा वह मध्यम पद कहा जाएगा, और वह जो होगा वह सब्जेक्ट होगा जो दोनों में होगा। इससे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इसमें दिया गया है सभी मनुष्य नश्वर है, जतिन एक मनुष्य है इसीलिए जतिन नश्वर है। तो आप देख रहे हैं जो मध्यम पद इसमें क्या हो जाएगा, जो कि मनुष्य जो है यह मध्यम पद हो जाएगा, क्योंकि आप प्रथम में भी देख रहे हैं और द्वितीय में भी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करने का, जो कि प्रथम जो है अर्थात मध्यम पद जो है, इसको आप खोजने का प्रयास करिए। और ये जो लघु तर्क वाक्य देख रहे हैं या माइनर प्रीमाइस देख रहे हैं, उसमें जो निष्कर्ष हेतु या पर्याप्त वाला होता है, अर्थात कह सकते हैं जो कि निष्कर्ष का यह विषय होता है। जैसे आपने कहा ना, जो कि जतिन एक मनुष्य है, जतिन को आपको नश्वर सिद्ध करना है, जतिन नश्वर है ये सिद्ध करना है आपको। तो ये सभी मनुष्य नश्वर है, ये हो गया एक वाक्य, पहला आधार वाक्य। दूसरा क्या हो जा रहा है, जतिन या राम मनुष्य है, और आपको सिद्ध क्या करना है कि राम नश्वर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो कि मेजर जो है वो कौन सा है, माइनर कौन सा है, और मध्यम पद या मिडिल टर्म जो है वो कौन सा है। तो मिडिल टर्म आसानी से आप पहचान लेंगे, दोनों ही आधार वाक्यों में दिखेगा। समस्या केवल क्या किसमें होती है, जो कि
ये किस वाले में प्रेडिकेट है, किस वाले में ये है सब्जेक्ट है। तो सामान्य रूप से आप देखेंगे जो कि निष्कर्ष की भविष्यवाणी जिसके माध्यम से की जा रही है वह होगा आपका ये सब्जेक्ट का पार्ट, और उसको आप माइनर प्रीमाइस कहते हैं। तो मोटे तौर पर या सामान्य रूप से आप ये देखेंगे कि ये जिससे आप सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वह सब्जेक्ट के रूप में होगा, या उसको आप एस से इंडिकेट करेंगे। तो ये उदाहरण आप नोट कर लेंगे, जो कि मनुष्य मरणशील है, दूसरा वाक्य लिखेंगे राम एक मनुष्य है, और तीसरा निष्कर्ष जो होगा राम नश्वर है। तो पहला इसमें हो गया, पहले को पी से आप इंडिकेट कर रहे हैं, दूसरा जो है वह एस से इंडिकेट कर रहे हैं, अर्थात प्रेडिकेट को पी से, सब्जेक्ट को ये जो होगा इसको कहेंगे आप, दूसरा जो होगा उसमें एस से करेंगे, और दोनों में जो पाया जाएगा उसको आप एम से इंडिकेट करेंगे। तो एस हो गया ये सब्जेक्ट, पी हो गया प्रेडिकेट, और एम हो गया मिडिल टर्म। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑल, जैसे आप इसको इस पर घटित करिए, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, तो सभी तो हो गया ऑल, मनुष्य जो है वह कौन सा पद है यहाँ पर, मनुष्य है यहाँ पर ये चूंकि दोनों में है तो ये हो गया मिडिल टर्म। तो ऑल एम, और नश्वर जो है वो क्या है, वह या मरणशील ये प्रेडिकेट है। तो ऑल एम आर पी, आर पी, ठीक। और राम एक मनुष्य है, तो राम है एस, तो राम इज हो जाएगा, एम था, मिडिल टर्म दोनों में है, तो एस इज एम, ठीक। और अगर सरलीकृत करते हैं तो क्या हो जा रहा है कि सम एस इज एम, और इसीलिए इसका निष्कर्ष जो निकलेगा वह क्या होगा कि सम एस इज पी, इस तरह करके रिजल्ट आएगा, इसका निष्कर्ष आएगा। तो आपको इस एस और पी के पचड़े में अभी नहीं पढ़ना है, आपको ये बताने का प्रयास मैं यहां पर कर रहा था कि यही सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म, इसके आधार पर टोटल 64 जो होगा 64, ये टोटल 64 फॉर्म बनेगा। ये इन्हीं के आधार पर टोटल 64 जो है ये मूड बनेगा, अर्थात अवस्था आप देखते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहा जाता है फिगर। तो ये मूड और फिगर जो है उससे संदर्भित प्रश्न आपको दिखेंगे। इस कारण से अभी मैंने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म इसकी बात मैंने की। मध्यम पद जो है उसको उद्देश्य के रूप में नहीं ये करेंगे, जैसा ये उद्देश्य जो होगा वो दोनों में पाया जाएगा, ये इसमें दिया गया है, अर्थात प्रथम वाले में भी आपको दिखेगा और बाद जो निष्कर्ष होगा वहां भी आपको दिखेगा, इस तरह कहा गया है। तो ये उद्देश्य सब्जेक्ट जो दिया गया है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ये मध्यम पद जो होगा ये दोनों कथनों में पाया जाएगा। उद्देश्य जो होगा वो लघु तर्क वाक्य और निष्कर्ष में प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह का ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो ये मोटे तौर पर मैं ये बताना चाह रहा था मूड और फिगर के अंतर्गत, जो कि फिगर का जो ये आप स्ट्रक्चर बनता है वो इसी तरह से होता है कि आप जो शब्दों में जो लिखा है आपने उसको आप इसी फॉर्म में लिखेंगे, जो कि ऑल ये पी इज एम, इस तरह करके जो बनेगा वह टोटल 64 फॉर्म बनेगी। अर्थात ये जो 4 आपने ए ई आई ओ देखा है वह मल्टीप्लाई होकर के मूड जो है वो बनेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि एम एस पी
की बात अगर आएगी तो क्या है, ये आप समझने का प्रयास आप करेंगे। अब हम आ जाते हैं जो प्रश्न है, वो कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न अभी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के, बस उतने को ही हमने लिया है। तो आपके स्क्रीन पर मैं स्टैंड फॉर्म जो है ये प्रस्तुत कर रहा हूं और आप देखने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर हम यहां से दिया गया है परंपरागत विरोध वर्ग का सेक्शन, वहां पर दिया गया है जहां से हमने लिया है। हालांकि विरोध वर्ग के नाम से दिया है, लेकिन प्रश्न इसमें मिक्स किया हुआ है। वस्तुतः ये परंपरागत विरोध वर्ग से अलग का प्रश्न है, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं जो परंपरागत विरोध वर्ग के हैं, अन्य जो है उनको स्किप कर देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, जो कि जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में संबंधित होता है तो अनुमिति कहलाती है। ये आप देखेंगे जब हम केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी पढ़ेंगे भारतीय प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत, वहां पर आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न को। ये वस्तुतः परंपरागत विरोध वर्ग जो है उसके अंतर्गत ये नहीं लिया गया, नहीं है। वो संकलन के क्रम में कुछ समस्या केवल रही है, इस कारण से इस ऐसे प्रश्न को यहाँ पर दे दिया गया है। हालांकि आप वहां पर देखेंगे जो कि चूंकि यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टियों से है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से संबंधित होना जो होता है वह अन्वय और व्यतिरेकी दोनों से संबंधित होने के कारण वह अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण बनेगा। और यहाँ पर आप जो डी आंसर है वह होगा। हालांकि हम इसको समझेंगे जब भारतीय परंपरा से संदर्भित देखेंगे ज्ञान परंपरा का। इसी तरह दूसरा जो प्रश्न है वो भी भारतीय प्रमाण मीमांसा से संदर्भित है। जैसे कि जीवित देवदत्त या तो अपने घर में है अथवा जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है। जीवित देवदत्त या तो अपने घर में है या जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है। तो ये प्रश्न जो हो जा रहा है, हमने प्रथम या द्वितीय दिन जब हम चर्चा कर रहे थे तभी तो निरपेक्ष न्याय वाक्य की बात हमने की थी, जो मूड और फिगर की, वहीं पर हमने सापेक्ष की भी बात की थी और आप लोगों को दिखाया था जो कि ये 4 प्रकार के इस तरह के हो सकते हैं जिनमें कि अलग अलग है। ये जो उस दिन दिखाया गया था उसी के अंतर्गत। तो आपको दोनों ही दृष्टियों से इसको आप समझ सकते हैं। ये जो भारतीय प्रमाण मीमांसा देखेंगे वहां भी आप देख सकते हैं, या फिर हमने जो ये चर्चा की थी उस दिन द्वितीय दिन जो हमने चर्चा की थी, उस तरह से भी आप देख सकते हैं। उस चार्ट से भी आप इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। उस दिन जो यहाँ पर दिया गया था अगर आप देखें तो ये कदाचित प्रथम दिन का ही है ये। हाँ, ये प्रथम दिन में ही ये जो हमने यहाँ पर सापेक्ष निरपेक्ष बताया था, तो सापेक्ष के अंतर्गत हमने बताया था जो कि डिसजंक्टिव जो है या तो इससे जो होता है, हाँ, ये एक तो बताया था हाइपोथेटिकल, उसके बाद दूसरा जो बताया था जो कि डिसजंक्टिव जो बताया था अर्थात असंयुक्त में, ये हमने चर्चा की थी। तो उसी तरह का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रश्न अभी हम बता रहे हैं उसमें भी आप इसी तरह का प्रश्न देख रहे हैं। हालांकि ये साक्षात आप लोग पकड़ लेंगे जो कहाँ से ये प्रश्न है। भारतीय परंपरा में आप जो प्रमाण के जो अलग अलग आप भेद देखते हैं प्रमाण के, उसमें मुख्य रूप से आप देखते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, और फिर आप जाकर के देखते हैं क्योंकि अर्थापत्ति को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान नहीं है, उसके बाद केवल तुलना मात्र यहाँ पर नहीं है, शब्द प्रमाण से यह नहीं सिद्ध होगा। यह जब अर्थापत्ति की परिभाषा आप देखेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट होगा, जहां पर कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पीनो देवदत्ता दिवा न भूमि, उसी तरह का है जीवित देवदत्त, वह यहाँ पर पीन न कह करके दिया गया है जीवित। जीवित देवदत्त या तो अपने घर में है या जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं, या तो जो है यह अर्थापत्ति के अंतर्गत आएगा यहाँ भी। और दोनों ही दृष्टियों से आप देख सकते हैं। अगर आप वहां पर अर्थापत्ति में जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे और इस तरह।
अब ये जो अगला जो प्रश्न है, ये परंपरागत विरोध वर्ग जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे आ रहा है, तो इसको आप देखने का प्रयास करिए। दिया गया है क्या, सभी दार्शनिक दोषक्षम है, हीगल दोषक्षम नहीं है। तो ये दो जो वाक्य दिया गया है, इसमें आपको सरलीकरण करना पड़ेगा पहले। जैसे सभी दार्शनिक दोषक्षम है, ये तो किस तरह का तर्क वाक्य है, आप लोग हैंड रेज करेंगे जिनको समझ में आ रहा है। ये जो दिया गया है, ये प्रश्न है, हीगल दोषक्षम नहीं है, ये सभी दार्शनिक दोषक्षम नहीं है, ये किस तरह का तर्क वाक्य है रमन? ये गुरुजी किस तरह का तर्क वाक्य है यह? जी मैं से आज थोड़ा डिस्टर्ब आ रही है, आज नहीं समझ पा रहा हूँ आज। ये जो सामने में जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सभी दार्शनिक दोषक्षम है, ये किस तरह का आएगा तर्क वाक्य? हम 4 प्रकार के पढ़े थे, ए ई आई ओ पढ़े थे, इसमें किसके अंतर्गत रखेंगे? शैलजा, सभी दार्शनिक दोषक्षम है। सर ये ए होना चाहिए तर्क वाक्य, यूनिवर्स होना चाहिए या है ए। जी गुरुजी यही होगा। अगर तर्क वाक्य नहीं पहचान पाएंगे तो परंपरागत विरोध वर्ग तो गया, फिर उसके बाद तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ही होगा। हाँ, ये ही है ही अनिवार्यतया। और दूसरा जो है, इसमें करना पड़ेगा हमें किस तरह से, इसमें हमें करना पड़ेगा जो कि सरलीकरण, क्योंकि हीगल दोषक्षम नहीं है, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो दोषक्षम नहीं है, दोषक्षम मतलब दोष को सहन करने वाला, कोई ऐसा है जो कि दोषक्षम नहीं कर सकता है, तो कोई मतलब एक है, तो ये आ जाएगा किसमें, कुछ में, कुछ व्यक्ति जो है वह दोषक्षम नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति दोषक्षम नहीं हुआ तो ये आ जाएगा कुछ में। जैसे कि हमने बताया था कि संपूर्ण घर में सभी लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो लाल रंग का कपड़ा नहीं पहना है, तो हम उसको किसके अंतर्गत लेते हैं, कुछ लाल रंग के कपड़े नहीं पहने हैं, तो ये ओ में आ गया जी। अब जब हम ये सरलीकरण कर लेंगे तभी जाकर के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कि किस तरह का संबंध होगा। अब जब हम देख लिए जो कि पहला न्याय वाक्य है ए, दूसरा हो गया ओ, तो ये फिर किसके अंतर्गत आएगा, ए और ओ के मध्य कौन सा संबंध है? तो हमने देखा था कल एक जो चार्ट हमने बताया था, उस पर फिर हम जाएंगे जो कि इन दोनों के मध्य कौन सा संबंध होगा, ए और ओ के मध्य कौन सा संबंध होगा, ये लास्ट में हमने ये कल देखा था हमने लास्ट डे। तो ए और ओ के मध्य कौन सा संबंध होगा, तो कंट्राडिक्टरी, क्लियर कट, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा गया था, जो कि सभी दार्शनिक दोषक्षम है, हीगल दोषक्षम नहीं है, तो हीगल दोषक्षम नहीं है, किसका अभिप्राय हो गया, कुछ, क्योंकि सरलीकरण करना पड़ेगा, कोई एक व्यक्ति अगर नहीं है उस तरह का तो कुछ नहीं इसमें आएगा, अगर एक भी नहीं रहता अर्थात कोई भी दोषक्षम नहीं होता तब तो कोई नहीं में जाता, कुछ अगर होता तो कुछ है इसमें होता, लेकिन चूंकि इसमें निगेटिव में दिया गया है नहीं है, इस कारण से वो तर्क वाक्य हो गया। और ए और ओ के मध्य कौन सा संबंध है, ये स्पष्ट है, यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा है, कंट्राडिक्टरी है, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, ओ होगा, ये सॉरी कंट्राडिक्टरी होगा। इस प्रश्न के माध्यम से हम केवल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इस तरह के जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि सबसे पहले जो पहला तर्क वाक्य है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद दूसरा जो तर्क वाक्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे जो कि वो जो हमने परंपरागत विरोध वर्ग का जो चार्ट हमने देखा है उस चार्ट पर उसके बाद आएंगे। तो पहला क्या है, ए है कि आई है कि ई है कि ओ है, ये देखेंगे। उसके बाद दूसरा ए है कि ई है
या आई है या ओ है, इसको देखेंगे। और जब ये देख लिए तो ऑटोमेटिकली हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगर ये नहीं देख पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, तो फिर नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा जो कि ये जो पहले हमने चर्चा की है 2 दिन कक्षाओं में, वो 2-3 कक्षाओं में अगर हमने नहीं समझा है, तो आज अगर क्वेश्चन हम करना चाहते हैं तो किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ए ई आई ओ इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ए ई आई ओ को आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सभी है, ऑल इज अगर करते हैं तो हो गया ए। नन को लेते हैं अर्थात कोई भी नहीं है, तो ऐसे में हो जाता है ई। कुछ है तो आए, और कुछ नहीं है तो वो इसमें आ जा रहा है। तो इस तरह फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं तो फिर और क्लियर होगा। नीचे 2 प्रतिज्ञप्तियां दी गई है, और मैंने पहले कहा है जो कि प्रपोजिशन जो है इसके लिए प्रतिज्ञप्तियां, तर्क वाक्य, न्याय वाक्य, बहुत सारे टर्म मिलेंगे, तो उनसे हमें घबराना नहीं है। हम इंग्लिश टर्म देख लें, अगर कोई दिक्कत होती है तो दिया गया है जो कि गिवन बिलो आर 2 प्रपोजिशंस, नीचे 2 प्रतिज्ञप्तियां दी गई है। अगर कभी कंफ्यूजन हो जो कि ये जो टर्म दिया गया है इसका क्या अर्थ है, तो वहां पर हम अंग्रेजी का सहारा ले सकते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगा। तो दिया गया है कि नीचे 2 प्रतिज्ञप्तियां दी गई है। तो क्या क्या प्रतिज्ञप्तियां है? कुछ जानवर खूंखार होते हैं, कुछ जानवर खूंखार होते हैं। मैं थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूं ताकि आसानी से दिख जाए। कुछ जानवर खूंखार होते हैं। और दूसरा दिया गया है कुछ जानवर खूंखार नहीं होते हैं। कुछ जानवर खूंखार होते हैं, कुछ जानवर खूंखार नहीं होते हैं। अब इसका पहले तो दोनों वाक्य कौन कौन से हुए, तो ये आइडेंटिफाई करना है, जो कि पहला तर्क वाक्य कुछ जानवर खूंखार होते हैं, कुछ जानवर खूंखार नहीं होते हैं। तो कुछ जानवर खूंखार होते हैं, ये कौन सा आई तर्क वाक्य है, आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद दूसरा जो है कुछ जानवर खूंखार नहीं होते हैं, वो तर्क वाक्य है। अब आई और ओ के मध्य कौन सा संबंध है, ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप क्लियर कर ले रहे हैं, तो दूसरा स्टेप हमारे लिए दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि ये चार्ट जिसको ध्यान ना हो, हाँ सब कंट्रेरी होगा। चार्ट अगर ध्यान ना हो तो हो सकता है कंफ्यूजन आ सकता है। लेकिन हम चार्ट के लिए भी हमने पढ़ लिया था, 4 प्रकार के संबंध है। दोनों स्तंभ के रूप में जो है वह सब अल्टरनेट है, सब अल्टरनेशन में दिया गया है। और ऊपर जो है कंट्रेरी है, नीचे सब कंट्रेरी है, और बीचों बीच जो क्रॉस हो रहा है वह कंट्राडिक्टरी है। तो इस तरह से हम दिमाग में हमने पहले से बैठाया हुआ है। अब यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है जो कि ये वाक्य किस तरह का है। तो कुछ उदाहरण मिलते हैं उनमें, जैसे अभी हमने देखा है, इसमें कुछ उदाहरण में क्या होता है कि साक्षात क्लियर कट को दे देता है, जो कि कुछ जानवर खूंखार होते हैं, कुछ जानवर खूंखार नहीं होते हैं। इस तरह का उदाहरण दे दिया तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जा रहा है। ठीक, जैसे कि ये जो आया था यूजीसी नेट 2020 में आया था, 5 नवंबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जानवर खूंखार है, कुछ जानवर है, तो इसमें अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले जो प्रश्न था, जो उसी दिन आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था, उसमें थोड़ी समस्या थी, क्योंकि ये ओ तर्क वाक्य जो है उसको हमें सरलीकरण के माध्यम से ओ तर्क वाक्य पहचान सकते थे। वहां पर नहीं लिखा था जो कि कुछ दार्शनिक दोष क्षम नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता तो हम आइडेंटिफाई कर लेते, जो पहला आई है, पहला ए है, दूसरा ओ है। लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर सरलीकरण करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि सरलीकरण करने के लिए मैंने जो नियम बताया था वो नियम ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से हम ये दूसरा देखते हैं। तो ये दोनों तरह के ही जो है वो हमें मिल सकते हैं। इसके बाद जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, प्रीव्यू में प्रयास कर रहा हूँ, जो कि पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जो है तीसरा जो ये अगला जो एक प्रश्न है, ये 2020 में ही पूछा गया है, जून में। ये प्रश्न फिर परंपरागत विरोध वर्ग से नहीं है, क्योंकि इसने जो जिन्होंने संकलन किया है वो
इसमें डाल दिया है परंपरागत विरोध वर्ग में, लेकिन परंपरागत विरोध वर्ग से न आकर के तर्क दोष से है। ये क्या कह रहे हैं, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? इस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार का दोष है? ये जो हमने परंपरागत विरोध वर्ग पढ़ा है उससे प्रश्न है ही नहीं ये। तो ये हम जो तर्क दोष है वह जब हम यहाँ हेतुआभास पढ़ने लगेंगे उस समय में जो इधर के कुछ तर्क दोष है उनको भी बता देंगे, लेकिन हालांकि ये प्रश्न अभी आया है तो ये मैं बता दे रहा हूं। होता क्या है कि एक इस तरह का प्रश्न, छल प्रश्न में भी अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से छल प्रश्न जो होता है उसमें क्या होता है कि संदिग्धता होती है। संदिग्धता इस तरह की होती है कि आप जो भी उत्तर देंगे उससे आप पकड़े जाएंगे, अर्थात आप अपने हिसाब से पॉजिटिव उत्तर दें या नेगेटिव उत्तर दें तो उसमें आप अनिवार्य रूप से उसमें फंसेंगे ही फंसेंगे। जैसे इसमें दिया है, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? आप कहते हैं कि नहीं, तो इसका अभिप्राय है कि कभी भी आप झूठ बोलते हैं। और अगर आप कहते हैं हाँ, तो होगा जो कि इससे पहले आप झूठ बोलते थे तभी तो छोड़ा है। तो छल प्रश्न जो होता है ये इस तरह का होता है जो कि उसमें हमेशा संदिग्ध उत्तर जो होगा उसमें आप संदिग्ध रहेंगे ही हमेशा। जो कि अगर आप कह रहे हैं जो कि हमने ये हाँ में उत्तर देते हैं तो ये होगा जो कि इससे पहले आप झूठ बोलते थे, अब झूठ बोलना छोड़ दिए हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं तो इसका अभिप्राय है जो अभी भी झूठ बोलते हैं। इसी तरह जैसे किसी अध्यापक से कहा जाए, क्या कक्षा में आपने बच्चों को पीटना छोड़ दिया है? तो अगर वो कह रहा है जो कि हाँ छोड़ दिया है तो मतलब इससे पहले कक्षा में बच्चों को पीटते थे। और अगर कहा जाएगा नहीं तो इसका अभिप्राय अभी भी पीटते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं इनको छल दोष कहा जाता है, ठीक, जिसमें कि धारणाएं जो होती है उसमें संदिग्ध धारणाएं उसमें होती है। अब देखिए एक अलग तरह का प्रश्न है, यह है इसी से परंपरागत विरोध वर्ग से ही, लेकिन परंपरागत विरोध वर्ग में भी यह शब्दों के साथ खेल रहा है। इसको आप समझने का प्रयास करिए। इसमें इसकी जो परिभाषा है इससे प्रश्न पूछा गया है। हम लोगों ने जो चार्ट देखा है, अब चार्ट के आधार पर ही आप परिभाषा को बैठा लीजिए दिमाग में। ये क्या कहा जा रहा है कि यदि दो प्रतिस्थापनाएं, अब देखिए वहां पर आपको दिया गया था प्रपोजिशन के लिए प्रतिज्ञप्तियां दिया गया था, अब दिया जा रहा है कि प्रतिस्थापना की बात की जा रही है। और यहाँ पर हालांकि वहां पर अंग्रेजी में दिया गया होगा, यहाँ पर जो हमने लिया है वहां पर अंग्रेजी नहीं दिया गया है। आप वहां पर देख लेंगे जो कि अंग्रेजी में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर प्रस्तावनाएं दी गई है। तो कहें कि ये दो प्रस्तावनाएं, ये जो दोनों वाक्य हैं इनको लेकर के खड़े हैं, जो कि प्रस्तावना ये जो है ये इस तरह प्रस्तावनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि वे एक साथ सत्य नहीं हो सकती है, यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। ये आप नहीं हो तो कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको परिभाषा बताने के लिए शॉर्टकट फॉर्म ध्यान रहेगा। आपने चारों प्रकार के जो ये है चारों प्रकार के जो संबंध है वो आपने पढ़ लिया है। तो इसमें एक ये अभी देखिए आप जो चारों प्रकार का कौन कौन सा है और इसमें कहां पर इसको रखेंगे ये आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। ये मैं बता दे रहा हूं, इसको आप सहजतया ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है जो कि यदि दो प्रस्तावनाएं अर्थात दो तर्क की जो है इस प्रकार संबंधित हो, अब कोई भी दो हो सकते हैं, ए ई आई ओ पहला हो सकता है, ए ई आई ओ दूसरा हो सकता है, इस प्रकार के हो इस प्रकार से संबंधित हो कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। आप इस तरह कर लीजिए जो कि दो है, आपको पता नहीं है कौन से हैं, दो हो सकते हैं, वो ए हो आई हो या ई हो या ओ हो, और दूसरा भी ए ई आई ओ में से कोई हो सकता है। तो आप मान लीजिए एक्स अगर सत्य होता है, एक्स और वाई दोनों एक साथ सत्य नहीं होंगे और दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। ये कंडीशन किसके साथ बनेगा ये हमें देखना है।
दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। ये नोट करेंगे आप, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, दोनों एक साथ, और दूसरा आप ध्यान में रखेंगे वहीं पर, दोनों एक साथ सत्य असत्य हो सकते हैं। दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, जबकि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। ये किसमें आता है, इसको आप नोट कर लेंगे, जो कि ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ए और ई का संबंध होता है, आप ये नोट कर ले सकते हैं, जो कि ये विरोधी या विपरीत, ये संबंध इस तरह का होता है जिनमें दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में, लेकिन दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। अर्थात ए और ई कभी भी एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन ए और ई दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, सभी मनुष्य मरणशील है, और दूसरा वाक्य क्या होगा, ई में कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। ये कभी भी एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी मनुष्य मरणशील हो और कोई मनुष्य मरणशील ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये डिफिनेशन से प्रश्न लिया गया है, परिभाषा से प्रश्न लिया गया है। और आप अब लिख लेंगे जो विरोधी जो है या कंट्रेरी जो है, इसका परिभाषा क्या होगा कि इसमें आप लिखेंगे दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य हो सकते हैं, जबकि एक साथ सत्य नहीं होंगे, जबकि एक साथ असत्य हो सकते हैं। दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, जबकि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। सत्य नहीं होंगे, असत्य हो सकते हैं। हो सकता है जो कि जो आप तर्क वाक्य कहेंगे वो एक साथ असत्य हो, ये एक साथ असत्य हो, लेकिन सत्य नहीं हो सकते हैं। ये है विपरीत या विरोधी जो है, इनकी परिभाषा के रूप में है। लेकिन परिभाषा जिस रूप में, उस रूप में नहीं पूछा जाता है, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, जो कि ये जो दो तर्क वाक्यों का ऐसा संबंध जिनमें दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, किंतु एक साथ असत्य हो सकते हैं। ये किस तरह का संबंध होगा, या किन दोनों में संबंध होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये संबंध कौन सा संबंध कहा जाएगा, किन दोनों संबंध कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ए और ई का संबंध है और ये कंट्रेरी संबंध है। तो आप कंट्रेरी से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ए और ई के मध्य जो संबंध है यह होता है। ठीक, तो ये आपका ये उत्तर इस तरह से होगा। इसी तरह ये परिभाषा से, इसी तरह दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। हम 5-7 मिनट और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम ये हटेंगे यहाँ से। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि दो कथन दिया गया है। एक कथन दिया गया है क्या, जो कि पहला है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौशल विकास एक प्रमुख अभिलक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौशल विकास एक प्रमुख अभिलक्षण है। और इसका तर्क दिया गया है क्या, रोजगार प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यक्ति को केवल अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। पहले आप आर्ग्यूमेंट देखिए और उसके बाद जो दिया गया है दूसरा कथन, ये आप देखने का रीजन जो दिया गया है वो आप देखिए। पहला क्या कहा जा रहा है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौशल विकास एक प्रमुख अभिलक्षण है। तो यह जो है वो किस तरह से हो सकता है, यह कथन सत्य है, जो कि हर व्यक्ति जो है उसके वह अनिवार्य रूप से किसी न किसी कौशल से युक्त होता है। कौशल विकास जो है उसका एक निश्चित क्राइटेरिया है, वह उससे अनिवार्य रूप से होता ही है। वह भले IIT हो, भले वो IIT का इंजीनियर ना हो, लेकिन सामान्य जो कुछ है किसी न किसी संदर्भ में उसकी कुशलता जो है वह उसका होता ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौशल का विकास एक मुख्य अभिलक्षण है। हालांकि ये भी परंपरागत विरोध वर्ग से नहीं है प्रश्न, वो उसमें डाल दिया है। दूसरा क्या है, इसका रीजन क्या दिया जा रहा है, रोजगार प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यक्ति
को केवल अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सही नहीं हो सकता है, क्योंकि रोजगार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है उसको केवल अच्छी शिक्षा जो है, केवल रोजगार प्राप्त करने वाला जो है उसी के लिए जरूरी नहीं है। जो रोजगार नहीं भी प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भी एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आप ये समझे, जो कि ए जो है वो तो ठीक है, लेकिन आर उसका सही व्याख्या नहीं करता है। अब ये ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, जो कि ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि आर सही नहीं है, क्योंकि केवल अच्छी शिक्षा जो है वह रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को केवल अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। दूसरा जो है, जो कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है, ये व्याख्या नहीं है, दोनों सही है। नहीं, ये बी नहीं होना चाहिए। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ये हमारे हिसाब से होना चाहिए। देखते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है। हाँ, ये सी ही इसमें होगा। एक है जो कि ये गई अभिकथन व्यक्ति के जीवन में कौशल का विकास अभिलक्षण है। हाँ, वो बढ़िया है। एक ये जो है वो सही है, किंतु आर जो है वह सही नहीं है। अगला देखते हैं, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार यदि दो प्रतिज्ञप्ति इस प्रकार, देखिए वहां पर प्रतिस्थापना दिया था, प्रतिज्ञप्ति दिया है, तो आपको अंग्रेजी टर्म ध्यान रखेंगे। प्रतिज्ञप्ति इस प्रकार से संबंधित है कि दोनों असत्य नहीं हो सकता है, जबकि दोनों सत्य हो सकते हैं। आप, जो कि फिर आपको क्या बताया जा रहा है, जो कि दोनों एक साथ जो है वह दोनों एक साथ दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं, जबकि दोनों सत्य हो सकते हैं। उसका ठीक अपोजिट है, जो कि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं, जबकि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं, जबकि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। ये क्या क्या बता रहा है? तो ये इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा, जो दोनों एक साथ असत्य नहीं होंगे जबकि दोनों सत्य हो सकते हैं, ये होंगे सब कंट्रेरी में आएंगे। इस तरह के जो होंगे वह सब कंट्रेरी में आएंगे। और आप ध्यान रखेंगे ये किनके मध्य का संबंध है, ये संबंध है आई और ओ के मध्य। दोनों का एक साथ असत्य होना संभव हो, सत्य होना संभव न हो, कंट्रेरी हुआ। दोनों का एक साथ असत्य होना जो है वह संभव नहीं हो, और सत्य होना संभव हो, यह कौन सा है? सब कंट्रेरी है। तो ये जो हमने ऊपर लिखा था उसी तरह दूसरा भी आप लिख लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा के रूप में ये इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं, जो कि अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और हम चर्चा कर लेते हैं, उसका फिर आज विराम लेंगे। उसके बाद अगला है, जो कि एक मिनट में शेयर करता हूं। अगला है अगला है इसमें, जो कि निम्नलिखित कौन सा तर्क वाक्य जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते हैं। अर्थात एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते हैं। अर्थात वो एक ही सत्य हो और एक ही समय में असत्य हो, ये संभव नहीं है। एक ही समय में सत्य हो और एक ही समय में असत्य हो, ये संभव नहीं है। ये क्या इस तरह का जो हो, एक ही समय में सत्य हो और एक ही समय में असत्य संभव नहीं है, इस तरह का कौन सा होगा? ये टर्म जो दिए हैं, ये टर्म समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। विपरीतार्थ, विपरीतार्थी, उपविपरीतार्थी, ये टर्म ये कह रहे हैं।
ये सब कंट्रेरी है, विपरीत कहें या विपरीतार्थ कहें, लेकिन सब कंट्रेरी में हमने ऊपर में क्या पढ़ा था, जो कि दो प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार से संबंधित हो कि वो दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं, जबकि दोनों सत्य हो सकते हैं। इसमें क्या है, दोनों एक ही समय में सत्य हो सकते हैं किंतु असत्य नहीं हो सकते हैं। वही प्रश्न है, प्रश्न जो है वही, ये दो प्रतिज्ञप्तियां जो है वो दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं जबकि असत्य नहीं हो सकते हैं, जबकि सत्य हो सकते हैं। दोनों एक ही समय में सत्य हो सकते हैं, असत्य नहीं हो सकते हैं, ये दिया गया है। तो ये वही ए और आई का जो है, आई और ओ का जो है ये संबंध होगा। इससे आगे का जो होगा वो हम बाद में देखेंगे इन प्रश्नों को, और जो जो समस्याएं होंगी आप लोग भी देख लेंगे, और जो जो समस्याएं होंगी उसको फिर चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, और फिर हाँ रमन, ये जो प्रश्न था गुरुदेव, तो बोले थे कि पीडीएफ भेज देंगे, तो भेजे थे आप? नहीं प्रश्न मैंने नहीं अभी भेजा है, अभी देख लेता हूँ किस तरह से ये होगा। ठीक ना, और कल कक्षा हुई थी 9:25 में? नहीं कल नहीं हुई थी कक्षा।